तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। जिस मुसलमान को हिंदुस्तान में रहना था वो अपनी मर्जी से यहाँ पे रहे हैं, अपने शौक़ से यहाँ पे रहे, क्योंकि हमने भी आज़ादी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। तो मनीष कश्यप के बारे में मैं यही बोलूँगा कि वो एक नंबर के दोगले इंसान हैं, ठीक है। आज से पहले जब वो भाजपा में नहीं थे तो उन्होंने ही बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया, और उनके बारे में अपशब्द बात भी उन्होंने कही है और वो एक्सपोज भी हुए हैं। लेकिन आज वही है कि भाजपा में चले गए हैं तो वो अपना भाजपा का गुण गा रहे हैं बैठ करके। चैलेंज, खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर यही बात वो किशनगंज के धरती पे आकर के बोल करके खाली दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई वो सन ऑफ बिहार कहता है। अगर वो सन ऑफ बिहार है तो मैं भी सन ऑफ बिहारी हूँ। खुला चैलेंज, एकदम ओपन चैलेंज है कि जिस तरह का वो बयान दिया है उसको तो माफ़ी मांगना होगा। बिहार को विकसित नहीं करना है, बिहार को बर्बाद कर देना है, बिहार को आगे नहीं बढ़ाना है, बिहार को समेट देना है। नीतीश कुमार जी को जब पूछिएगा तो सीधे ये बोलेंगे 2005 से पहले क्या था जी, 2005 से पहले कुछ था, कुछ नहीं था। 2005 से पहले बिहार नहीं था, 2005 से पहले कभी चांद नहीं निकला, 2005 से पहले कभी सितारा नहीं निकला, 2005 से पहले कभी फ्लाईओवर नहीं था, 2005 से पहले कभी मार्केट नहीं था, रोड नहीं था, और तो और 2005 से पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था। क्यों ऐसा होता है कि इनको कहीं नहीं मिलता है, मस्जिद के आगे जाके नारा लगाना होता है। हाँ, तो ये कहाँ तक सही है? इस साफ साफ दर्शा रहा है कि वो एक धमकी देने का काम कर रहे हैं कि अगर आपको रंग से पर, अरे तुम क्यों हो, फिर तुम कानून व्यवस्था बनाने के लिए हो ना, तुमको तैनात क्यों किया गया है? कि तुमको कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात किया गया है तो तुमको देखना तुम्हारा काम है ना। या आपने कभी देखा हो किसी मुसलमान भाइयों को जाकर के मंदिर के आगे अल्लाह अकबर और क्या नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अब कहीं पे देखा होगा आपने ऐसा? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि अरे वो योगी तो खाली नाम के योगी हैं, ठीक है, खाली योगी का ड्रेस पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है, संत महात्मा नहीं हो जाता है, समझ गए ना। उनका तो आपने भाषा सुना ही होगा, कैसा कैसा उन्होंने मीडिया को जो बयान में जो कितना अपशब्द बात उन्होंने बोला है। और इनको इनकी असली औकात और असली जगह दिखाने का काम कीजिए। हमेशा जब भी कोई काम की बात होती है आप यहाँ पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, औरंगजेब, बाबर, मुगल, ये वो दिस दैट, मैं तो ये भी पूछूंगा ना आपसे कि मुगल लूट करके ले गए, मुगल लूट करके ले गए। अगर मुगल लूट करके ले गए तो अंग्रेज यहाँ पर क्यों आए थे? क्रिकेट खेलने के लिए आए थे कि वॉलीबॉल खेलने आए थे कि क्या करने के लिए आए थे आप? स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी, मेरे साथ दानिश भाई है, दानिश इकबाल साहब, जो कि आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। और हम दोनों विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जो भी कई सारे मुद्दे चल रहे हैं करंट में। और आपको ये तो पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, सभी अपने अपने फ़ायदे के लिए बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, इससे दो समुदाय के बीच क्या असर पड़ेगा, ये नहीं देखा जाता है। बस यही देखा जाता है कि इससे हमको कितना फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ दानिश इकबाल जी हैं और इनसे हम इन मुद्दों पर, और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले भाई स्वागत है आपका केडीवी लाइव पे। जी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके माध्यम से मैं तमाम जितने भी लोग हैं उनको होली और रमज़ान की शुभकामनाएं देता हूं। जी, होली लगभग ख़त्म पर है, कैसा देख रहे हैं होली, कैसा चल रहा है? होली चला जैसे चलना चाहिए था वैसे ही चला। और जिनको जाहिर सी बात है राजनीति की रोटी सेकनी है वही सब उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। और जैसा कि देखिए, मैंने पहले भी कहता हूँ और अब भी कहता हूँ कि हर समुदाय में, हर धर्म में कुछ उग्रवादी टाइप के लोग रहते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ एक शगुफा निकालते हैं और उसके कुछ जानने वाले और वैसे कुछ नेता जो उनके चीज़ों को पकड़ करके फिर उसको अच्छे से परोसने का काम करते हैं, ताकि समाज में जो भाईचारा है वो ख़त्म हो, नफ़रत फैले और अपना प्रोपेगेंडा जो है वो थोपे लोगों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि चले भाई, आप अपने हिसाब से बयान देते हैं, अपने आप किस पॉलिटिकल पार्टी है और आपके एजेंडा क्या है, वो क्या सूट करता है, लेकिन ये तो अधिकार नहीं है कि भाई आप दो समुदाय के बीच विभाजन पैदा करें, खास करके पर्व त्यौहार के मौके पर। और ये पहली बार कोई पर्व त्यौहार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बरसों से, सालों से होता आ रहा है। और आज जाकर के आप इस तरह से नफरती बयान देते हैं, जैसे कि ये बीजेपी के एक विधायक देख लीजिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका साफ साफ कहना था, हालांकि तो होली बीत गया है, लेकिन उनका होली से पहले ये बयान था कि मुसलमान घर से बाहर ना निकले होली के मौके पर। तो मुसलमान को क्या मतलब कि कैदी समझ लिया गया क्या, इस तरह पर कहा जाता है? पहली बात तो जो ऐसे जो विधायक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे विधायक विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं और बैठाने वाले भी हम ही और आप जैसे लोग हैं।
और मैं फिर से कहूँगा कि ऐसे लोगों को इस बार के जो चुनाव 2025 में जो अब होने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए और इनकी असली औकात और असली जगह दिखाने का काम कीजिए। रही बात इनके बयान का, जो मैं सबसे पहले जो इनके जो बयान के बारे में बोल देता हूँ कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, किसी की बपोती धन नहीं है। जो वो कह दे कि मुसलमान ना निकले तो मुसलमान घर में बैठ जाएगा। ये जिस तरीके का, जो मैंने पहले भी कहा, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी जो राजनीति है ना, सिर्फ और सिर्फ यही हिंदू और मुसलमान में ही टिकी हुई है। इसके अलावा इनसे अगर आप कभी भी काम के सिलसिले में अगर आप बात कीजिएगा तो ये सीधे पाकिस्तान पहुंचा देंगे, हिंदुस्तान पहुंचा देंगे। और अभी नए अभी हमारे जो है बीच में एक नए लोग आए हुए हैं, औरंगज़ेब साहब के बारे में जो है अब नया एक मुद्दा की तरफ भटकाने के साथ ये औरंगज़ेब को ले आएंगे बीच में। तो इनसे आप काम के मामले में कभी भी आप पूछिएगा तो आपको कभी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ना रोज़गार पे, ना शिक्षा पे, ना पेपर लीक पे, ना जितने भी अभी जो स्टूडेंट जो भी स्ट्राइक किए थे, जिनको इन्होंने सड़कों पे दौरा करके मारने का काम किया, इनके उस सब मुद्दों के बारे में पूछिएगा तो ये सीधे आपको दायां बायां घुमा देंगे। तो ऐसे लोगों को समझना है, जानना है और 2025 में इनकी असली औकात इनको दिखा देना है। तो क्या लगता है कि इस तरह से जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति चल रही है, इससे समाज में तो देखा जाता है कि साफ तौर पर देखा जाता है कि नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ के जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी बातों पर उनका कितना असर पड़ेगा इन लोगों पर? जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो एक लंबे अरसे से हिंदुस्तान को अपने नज़रिए से देखते हुए आ रहे हैं, तो उन पे मेरे ख्याल से, जहाँ तक कि मेरा अपना है, कि उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये जितना भी नफ़रत का जो है बीज बोलें, रस घोल लें, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनका जो अपना काम है ये करते रहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि हर समुदाय में कुछ ऐसे उग्रवादी टाइप के लोग रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है कि माहौल ख़राब करवाने का तो काम ये लोग करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विफल हो भी जाते हैं। और कहीं कहीं पे वैसे मानसिकता के लोग कुछ ज़्यादा ही रहते होंगे, तो इस तरह का मामला हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि 2014 से पहले का और 2014 के बाद का कभी ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि रमज़ान और होली एक साथ नहीं पड़ा होगा, दिवाली और होली एक साथ आगे पीछे नहीं हुआ होगा, या कोई भी मुसलमान का फेस्टिवल हिंदू के फेस्टिवल से टकराया नहीं होगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा। लेकिन ये आज ही क्यों आप देखने को आ रहा है कि ये सब आज ही क्यों हो रहा है कि अब रमज़ान का जुमा है, होली है, तो अब भाई कि आप देखा होगा कि संभल के सीओ जो एक पुलिस अधिकारी हैं, उनका इस तरह का गुंडा वाला बयान, हाँ, ये एक अधिकारी का बयान है, हाँ, एक अधिकारी का बयान जो शपथ लेने से पहले वो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, सारा चीज़ का वो शपथ जब लेता है तो वो ना तो जाति और समुदाय से उठ करके वो सिर्फ हिंदुस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाता है। और उधर से ये सब तरह का बयान अगर आता है तो अफसोसजनक बात है, और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके इन पर तो FIR होना चाहिए और इनको तुरंत के तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में जो है और हिंदू मुसलमान में आपस में जो है वाद विवाद पैदा होता है। अनुज चौधरी के बारे में जो बात कही आपने, वो संभल के CEO के बारे में, उन्होंने ये बात कही है, लेकिन सबको ये उम्मीद थी कि चले भाई इन्होंने ये बात की है, इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनको देखा गया इस बारे में बात की है, तो सीधे साफ तौर पर उन्होंने अनुज चौधरी का सपोर्ट किया है और एक तौर पर कहा जाए तो इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? अरे वो योगी तो खाली नाम के योगी हैं, ठीक है, खाली योगी का ड्रेस पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है, संत महात्मा नहीं हो जाता है, समझ गए ना। उनका तो आपने भाषा सुना ही होगा, कैसा उन्होंने मीडिया को जो बयान में जो कितना अपशब्दवाद उन्होंने बोला है, तो योगी का ऐसा शब्द तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपके लिए तो सारे लोग एक समान होने चाहिए, और आप जो है अधिकारी का आप जाके सपोर्ट कर रहे हो, उनके बयान को, उनके वक्तव्य को जो है आप सही साबित करने के लिए आप लिपापोती कर रहे हो, तो आप पे भी बिल्कुल शर्म आती है कि आप जैसे लोग उस जगह पर बैठे हुए कैसे हैं। आपको तो फ़ौरन के फ़ौरन जो है आपको तो त्याग पत्र सौंप करके आपको सीधे जाके कैलाश धाम में जाकर के बैठ करके जप नाम करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को सूबे का
मुखिया बनने का तो खैर कोई हक नहीं है। जो आपस में भेदभाव करने का काम करता है यही है बीजेपी का जो है सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका विकास। तो ये तो साफ जो है देखने को मिल ही रहा है कि किसका साथ है, किसका विश्वास है और किसका विकास हो रहा है। ये राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी के द्वारा नेताओं के द्वारा ज़्यादातर देखा जाता है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। कई सारे नेता हैं, लेकिन एक जेडीयू एक नेत्री है जो कि दरभंगा की मेयर, उन्होंने भी जो जुमा के दिन कल जो होली पड़ी, उन्होंने जुमा बोला कि नहीं जुमा तो उसी समय पर होगा लेकिन होली को टाल देना चाहिए। तो ऐसी भी मानसिकता ठीक है? देखिए ये चीज़ जो कहा है उन्होंने, पहले इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखते हुए आ रहे होंगे कि आखिर कभी भी कोई भी तरह का जो है हिंदू की जो फेस्टिवल होते हैं, आप देखे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ और आप इन तमाम लोगों से आप ओपिनियन भी ले सकते हैं और आपने मीडिया में भी कई जगह पे देखा होगा। आखिर क्यों ऐसा होता है कि इन लोगों को मस्जिद के आगे ही जा करके हुड़दंग करना होता है? क्यों ऐसा होता है कि इनको कहीं नहीं मिलता है, मस्जिद के आगे जाके नारा लगाना होता है? हाँ, तो ये कहाँ तक सही है? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस तरह का मामला तो नहीं हो, इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने संज्ञान में लेते हुए सिर्फ ये कहा कि ऊपर नीचे अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा उन्होंने कोई धमकी तो नहीं, जिस तरह से आपका संभल का जो सीईओ जिस तरीके से बोल रहा था, भाई ऐसा है कि जुमा जो है आपका 52 दिन आता है, होली साल में एक बार आता है, तो जिसको रंग से परे नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा शिफ्ट कर लिया जाए, अगर इतना देर तक अगर इसको रोक कर करके यहाँ पे नमाज भी हो जाए और यहाँ पे 1.5 घंटा का ब्रेक हो जाए, तो इसको आप उस बयान से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत शालीनता के साथ उन्होंने एक चीज़ अपना बात रखा, मानना है मानिए, नहीं मानना है कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी, थोपा नहीं उन्होंने कि बात बस अपना उन्होंने रखी और अपने बात को उन्होंने ऐसा भी नहीं कि ये बोला कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, वैसे नहीं कहा, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। उसने अपनी एक सुझाव रखी, आपको मानना है नहीं मानना है वो आप पढ़े। लेकिन संभल के सीईओ का बयान आपने देखा होगा, गुंडई साफ साफ दर्शा रहा है कि वो एक धमकी देने का काम कर रहे हैं कि अगर आपको रंग से पर, अरे तुम क्यों हो, फिर तुम कानून व्यवस्था बनाने के लिए हो ना, तुमको तैनात क्यों किया गया है? कि तुमको कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात किया गया है, तो तुमको देखना तुम्हारा काम है ना कि कोई तरह का मामला तो नहीं हो, आपस के दो समुदाय के बीच में कोई तरह का झड़प नहीं हो, कोई हिंसा नहीं हो, कोई तरह का बात नहीं हो। तुमको उस चीज़ के लिए तैनात किया गया कि तुमको ये कहा गया कि मुसलमान तुम घर में रहो। हाँ, ये कहाँ तक सही है? ये बताइए मुझे, ये कहाँ तक सही है? और ये जस्टिफिकेशन है कि 52 दिन जुमा आता है, साल में एक बार होली आता है? अरे हर एक चीज़ का तरीका होता है। वैसे भी आप देखते होंगे कि अभी तक कोई भी फेस्टिवल मुसलमान का जो हुआ होगा, इसमें कोई तरह का दंगा फसाद, या आपने कभी देखा हो किसी मुसलमान भाइयों को जाकर के मंदिर के आगे अल्लाह अकबर और क्या नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अब कहीं पे देखा होगा आपने ऐसा? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी जुलूस लेकर के निकला, मंदिर के आगे रोक कर करके पूरा अपना नाराबाजी कर रहा है? तो ये सब चीज़ अब आँख खोल करके लोगों को देखने की ज़रूरत है। मैं फिर पहले भी कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरा किसी भी समुदाय को लेकर के कोई तरह का ऐसा भाव नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि हर समुदाय में कुछ उग्रवादी टाइप के लोग रहते हैं जो आपस के प्रेम भाव को मिटाने का, आपस में भाईचारा को हटाने का, गंगा जमुना तहजीब को धूमिल करने का काम वो लोग करते हैं। तो उन जैसे लोगों को आप पहचानिए और पहचान करके उसे चिन्हित कर करके और समाज के आगे लाके खड़ा कीजिए, उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है उन पर कार्रवाई हो और ये सब एक संदेश जाए ताकि दोबारा इस तरह का काम नहीं हो। आखिर हमारे किशनगंज में किस तरह आपने देखा होगा, आसपास के सीमांचल इलाके में भी देखा होगा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपस की गंगा जमुना तहजीब, मोहब्बत, प्रेम भाव से हम लोग मिल करके सब लोग आपस में चलते रहें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अभी आपने गिरिराज सिंह का बयान सुना होगा, उन्होंने क्या बयान दिया कि बंटवारा के टाइम में सारे मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ गिरिराज सिंह से, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। जिस मुसलमान को हिंदुस्तान में रहना था वो अपने मर्जी से यहाँ पे रहे हैं, अपने शौक़ से यहाँ पे रहे, क्योंकि हमने भी आज़ादी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है, तुम्हारे आरएसएस और भाजपा के पूर्वजों ने क्या किया है, वो पूरी दुनिया जानती है। वो पूरी दुनिया का इतिहास लोग जानता है कि आरएसएस के लोग ने बैठ करके दलाली किया था अंग्रेज़ों का, उन लोग बैठ करके मुखबिरी किया था अंग्रेज़ों के साथ बैठ करके। तो आप जैसे लोग
हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट देना छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले जा करके अपने आरएसएस के जो ऑफिस, जो आपका जो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में जो आपका जो ऑफिस जो है, वहाँ पर आपने झंडा फहराने का काम कितना दिन तक नहीं किया है, वो भी हिंदुस्तान की एक एक आवाम जानती है। तो ये सब कहना छोड़ दीजिए और ये सब करना भी छोड़ दीजिए। काम की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए और स्वास्थ्य को लेकर के बात कीजिए, विकास को लेकर के बात कीजिए, ना कि ये हिंदू मुसलमान में जो आप लटकाने का काम कर रहे हैं। अरे औरंगजेब से हमें क्या लेना देना, सबसे पहला बात यही है, हमें औरंगजेब से क्या लेना देना। औरंगजेब हमें खाना खिला देगा, औरंगजेब हमें ला करके शिक्षा दे देगा, औरंगजेब हमें ला करके स्वास्थ्य ठीक करा देगा या हमें रोजगार दे देगा। हमेशा जब भी कोई काम की बात होती है, आप यहाँ पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, औरंगजेब, बाबर, मुगल, ये वो दिस दैट। मैं तो ये भी पूछूंगा ना आपसे कि मुगल लूट करके ले गए, मुगल लूट करके ले गए। अगर मुगल लूट करके ले गए तो अंग्रेज से यहाँ पर क्यों आए थे? क्रिकेट खेलने के लिए आए थे कि वॉलीबॉल खेलने आए थे कि क्या करने के लिए आए थे? आप ही लोग बता दीजिए बैठ कर करके। एक तरफ आप ही लोग 10 तरह का बात बोलते हैं और फिर अपने ही बात को लेकर के फिर लिपापोती करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, हमें कोई मतलब नहीं है मुगल साम्राज्य से, हमें कोई मतलब नहीं है औरंगजेब से। हमें मतलब है हिंदुस्तान में जो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हैं, तो हम लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, रोजगार पे क्या कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या कर रही है, विकास पे क्या कर रही है। हमारा तो मामला तो यही है, हमारा तो मुद्दा यही है। और अभी जब भी सवाल होगी तो वर्तमान सरकार से सवाल होगी। आपसे जब भी सवाल किया जाता है, आप जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते हैं, आप इंदिरा गांधी पे चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ करना छोड़िए और मुद्दे की अभी आप गिरिराज सिंह का देखा होगा कि किस तरीके से इनको जो है मुंह छुपाने की नौबत आई सदन में। जिस तरह से कीर्ति आजाद जी ने जो बोल दिया कि एमएलसी बनने के लिए तो मेरे घर पर आकर के सबके सामने सदन में उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो शर्म आनी चाहिए गिरिराज सिंह जी। आप हर जगह जो है मुंह की खाते हैं, अपने बातों में हर जगह आप लपेटाते हैं और हर जगह आपको मुंह की खानी पड़ती है। आपने किशनगंज में जो आकर के जो बयान दे के जो आप गए, तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अरे यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, आपस के जो दो समुदाय के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं मोहब्बत से, प्रेम से, आपके इस बयान से क्या पता कि दोनों के बीच में तनाव हो सकता था कि नहीं हो सकता था। मैं तो जितने भी हिंदू भाई से कहना चाहूँगा कि आप लोग जानिए और आप लोग जागिए और आप लोग को सोचने की ज़रूरत है कि इन जैसे नेताओं को किशनगंज में बिल्कुल एकदम नो एंट्री करने का काम आप लोग पहल कीजिए। आप लोग को शुरुआत करनी होगी ताकि ऐसे लोग हमारे शहर में ना आकर करके हमारे शहर को गंदा ना कर सके। गंदा ना कर सके, क्योंकि गिरिराज सिंह जैसे लोग जो रहेंगे तो हमेशा ये तो निश्चित बात है कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा होगा। एक चीज़ और आपसे सवाल करना चाहेंगे दानिश भाई, क्या हिंदू देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्योंकि अब बाबाओं की एंट्री शुरू हो चुकी है। अब देखे होंगे लगातार कई बाबा आए बिहार में और आ भी रहे हैं। उनका देखा जाता है कैंप लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद क्या पता उनको भेजा जाता हो और यहाँ आकर के अनर्गल बयान देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कुछ दिन पहले आगमन हुआ था और यहाँ पर सीधे तौर पर साफ शब्दों में कहा कि बिहार है देश हिंदू राज्य बनेगा और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। सबसे पहले तो एक तो हिंदुस्तान को लोग सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए लोग लगे पड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी, सशक्त हिंदुस्तान, इस तरह का स्लोगन जा रहा है। दूसरे तरफ आप बाबाओं को ला करके प्रचार करा रहे हैं। अरे आप पे हंसी भी आती है, आपकी मानसिकता पे हंसी आती है और अफसोस भी आता है कि आपको एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है ताकि आप जा कर के अपने दिमाग का इलाज करा सके। बाबा लोग आकर के अगर यहाँ पर आते हैं तो एक ही चीज़ है उनकी मानसिकता, आपस में फूट करवाना है, हिंदू मुसलमान करवाना है अपने प्रवचनों से, अपने उलूल झुलूल बयानों से, अपने वक्तव्य से। तो इनको एक एजेंट बना करके भाजपा के लोग भेज रहे हैं बिहार में, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में अभी चुनाव होने वाला है। 4-5 महीने के अंदर में चुनाव होगा और इनका यही काम है कि जाओ, अब जहाँ यहाँ पे चुनाव है वहाँ पे तुम जाओ और प्रोपेगेंडा फैलाओ ताकि ये लोग आपस में उलझे और फिर हम अपना वोट बैंक की राजनीति हम कर सकें। और आप देखे होंगे कि अभी जब से बिहार में अभी चुनाव का जो बिगुल फूका गया है, तब से बाबाओं का जो एंट्री है बिहार में खास तौर पे कुछ ज़्यादा ही लग गया है। ठीक है, और ये बाबा किसी भी हिंदू के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट है भाजपा के बाबा है। हाँ, भाजपा के बाबा हैं, ये भाजपा के पेटेंट बाबा सब हैं।
ठीक है, कि भाजपा के इशारों पे ये सारा काम कर रहे हैं और लोगों को समझना होगा। और जैसे बार बार ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, एक ही चीज़ है कि संविधान में कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। सेकुलर है हमारा देश, हमारा ही एक ये ऐसा मुल्क है जो समझ लीजिए क्या कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे हम लोग को हर एक चीज़ की आज़ादी है। बहुत सारे देश में आप चले जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा फ्रीडम नहीं है, लेकिन हमारा ही एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे हर जाति प्रांत हर समुदाय के लोग यहाँ पे, तभी तो हिंदुस्तान का एक नाम है पूरे विश्व में, इसका एक अपना एक अलग पहचान है कि यहाँ पे हर तरह के जाति प्रांत के लोग यहाँ पे रहते हैं। और इस चीज़ को आप लोग ख़राब करने का काम कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग ये होने नहीं देंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र वो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बुराई क्या है, हिंदू राष्ट्र से क्या नुकसान हो जाएगा? ठीक है, काम ऐसा है ना कि मेरा जो है सवाल है, ठीक है, और मेरे सवाल का जवाब माननीय प्रधानमंत्री से है। अगर वो दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग 15% हैं या 14% हैं गिनती पे, मान लीजिए हम लोग 15 से 23 करोड़ होंगे आबादी में, मुसलमानों की आबादी होगी। मैं उन लोग की तो नहीं जान रहा, मैं अपनी ज़रूर कह रहा हूँ और मैं अपील भी करूँगा सारे जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाते भी हैं तो हिंदू राष्ट्र से क्या आप 2 करोड़ रोज़गार देंगे? हर साल जो आपने वादा किया था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में भेज देंगे? आप स्वास्थ्य ठीक कर देंगे? आप यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे? आप जितने भी आपने जो वादे किए थे 2014 से पहले सरकार में आने से, वो सारे वादों को आप पूरा करते अगर हैं तो बना लीजिए हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर हिंदुस्तान का विकास अगर होता है, और हिंदुस्तान का विकास मतलब क्या कि हम यहाँ पे 140 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं, हम 140 करोड़ लोगों का अगर हम लोगों का अगर उद्धार अगर होता है आपके हिंदू राष्ट्र बनाने से, तो बना लीजिए। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है, इसको समझ लीजिए। ये एक प्रोपेगेंडा है कि हिंदू राष्ट्र मुसलमानों से चिढ़ाना, मतलब मुसलमानों को चिढ़ाना है, मुसलमानों से इनको साफ साफ नफरत है, चिढ़ है, और ये उसी संदर्भ में ये काम जाके करना चाह रहे हैं, ताकि मैं फिर से कहूँगा कि ये आपस में लड़ाने का काम करे। जैसे अंग्रेज़ किस तरीके से आए, जिस तरीके से आए थे, वो मुलाजिम बन करके, मुलाजिम बनते बनते वो मालिक कब बन गए पता नहीं चला। इसलिए नहीं चला पता क्योंकि आपस में उन्होंने वही किया, डिवाइड एंड रूल। इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, उसके मुंह पे उसको अच्छा कहना, उसके मुंह पे उसको अच्छा कहना, आपस में फुट बनाओ और उसका राज करो। यही नीति पे आज के दौर में ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब क्या बोलते हैं, एक सगुफा है जो ये बार बार छोड़ते हैं ताकि पब्लिक को जो है गुमराह करें, यहाँ के लोगों को, और गुमराह कर करके अपनी राजनीति रोटी बैठ के अच्छे से सेक सके, ताकि आने वाले कल में भी ये अपना शासन चालू कर सके। लेकिन आज आपको बैसाखी की ज़रूरत पड़ी है सरकार चलाने में, कल याद रखिएगा, कल वो बैसाखी भी आने वाले वक्त में नहीं होने जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बीजेपी के नेता है, पत्रकार भी है, अपने आप को क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। उनका कहना है कि किशनगंज में यादवों को होली नहीं मनाने दी जाती है, यादवों को घर से नहीं निकाला जाता है, नहीं निकलने दिया जाता है। ये कहना है मनीष कश्यप का, उसको शायद जानते होंगे आप भी, जो कि अपने आप को पत्रकार कहते हैं, बीजेपी नेता करते हैं और हिंदुत्ववादी नेता भी कहते हैं, RSS के मतलब कि उससे वो जुड़े हुए हैं, और खुलेआम वो भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या सच में नहीं दिया जाता है? अरे कह रहे थे क्या आप इनके बारे में बोल रहे थे, मनीष कश्यप, द फ्रॉड सन ऑफ बिहार, द फ्रॉड सन ऑफ बिहार, द फ्रॉड सन ऑफ बिहार, समझ गए ना। तो इनकी जो बात है, ये इनकी आप देखिएगा, पत्र जो पहले जो अपना ये पत्रकारिता करते थे और जो एंकरिंग वगैरह करते थे, और जो सच का, जो हमेशा सच के मुद्दे को उठाने का जो काम करते थे, तो इनका ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत लाइक करता था, और ये निष्पक्ष हो करके काम करते थे, जो जैसा है उनको वैसा आईना दिखाने का काम करते थे। लेकिन एक होता क्या है ना कि सत्ता का जो मलाई है ये भी बेचारे दूर नहीं रह पाए, और नकली हिंदू बन करके हिंदुत्व, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि हिंदुत्व में क्या है आखिर। मुझे पहले तो ये तो सबसे पहले क्या कि कन्फ्यूज़न है, सनातन होते हैं, हिंदू होते हैं, नहीं, हिंदुत्व, वही तो कह रहे कि हिंदुत्ववादी का मतलब, जहाँ तक कि अगर आप कह रहे हैं, जहाँ तक कि आपका जो ये राम राज लाना है,
तो राम के शासन में या राम के राज्य में मुझे नहीं लगता कि कभी भी, मतलब हम लोगों ने भी पुस्तकें पढ़ी है, राम के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा है, राम भगवान के बारे में हम लोग ने बहुत, हम लोग के चैप्टर में एक बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, हम लोगों ने उसके बारे में पूरा हम लोगों ने भी पढ़ा है। लेकिन कहीं पर भी उनके कैरेक्टर को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के या उनके साम्राज्य को लेकर के इस तरह का कभी भी नहीं आया है कि बिना वजह किसी को भी चोट पहुंचाना, बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को दर्द देना, किसी को गाली देना या किसी को भद्दी भद्दी बातें बोलना या ज़बरदस्ती का मेरे बारे में हमको पूजा करो ये कहलवाना। तो मैंने तो इस तरह का कभी भी उनके मतलब बताए हुए चीज़ों पे तो मैंने जितना पढ़ा है, जितना जानता हूँ, तो राम राज का तो मतलब यही मुझे समझ आता है कि शांति, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, अमन, सुकून इस तरह का होता है। लेकिन इन्होंने आज के दौर में राम भगवान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उनके नाम पे जिस तरीके का ये उद्गंड मचा रहे हैं, जिस तरह का मारकाट कर रहे हैं, या कि अभी आपने देखा होगा बिहार के ही 2 बच्चे का अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसको पकड़ करके 2 लोग मिल करके उसको मार रहे हैं, बोल रहे हैं बोलो जय सिया राम। हाँ, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि उनके राज्य में तो इस तरह का मामला कहीं पर नहीं था, तो फिर ये चीज़ ये क्या कहाँ से निकल रहा है, ये कौन तरह का ये लोग कहानी बना रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं या क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ये तो खुद ही बैठ करके एक दिन आए आराम से और आकर के पूरा टेलीकास्ट कर करके बताएं हम लोगों को भी कि भाई राम का क्या है, व्यक्तित्व क्या है, यह क्या है, या आप जो दिखा रहे हैं वो हम माने, जो हम पढ़े हैं वो हम माने, ये आप ही आकर के पहले क्लियर कर दीजिए। तो मनीष कश्यप के बारे में मैं यही बोलूँगा कि वो 1 नंबर के दोगले इंसान हैं, ठीक है। आज से पहले जब वो भाजपा में नहीं थे तो उन्होंने ही बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया और उनके बारे में अपशब्द बात भी उन्होंने कही है और वो एक्सपोज भी हुए हैं। लेकिन आज वही है कि भाजपा में चले गए हैं तो वो अपना भाजपा का गुण गा रहे हैं बैठ करके। मैं पूछना चाहूँगा ना कि कौन यादव को होली खेलने से रोका जा रहा है, या किस का मंदिर तोड़ा गया है, या किसके बारे में क्या बोला गया है। आइए, मनीष कश्यप जिस दिन किशनगंज की धरती पर अगर उतर गया तो मैं आपसे, आपके माध्यम से, ये केडीवी लाइव पे मैं बोल रहा हूँ, दानिश इकबाल सबसे पहला काला झंडा लेके विरोध करने वाला वो शख्स मैं रहूँगा। और अगर उस किशनगंज के धरती पे मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर यही बात वो किशनगंज के धरती पे आकर के बोल करके खाली दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई वो सन ऑफ बिहार कहता है। अगर वो सन ऑफ बिहार है तो मैं भी सन ऑफ बिहारी हूँ। खुला चैलेंज, एकदम ओपन चैलेंज है कि जिस तरह का वो बयान दिया है उसको तो माफ़ी मांगना होगा। अगर वो किशनगंज की धरती पे जिस दिन वो आ गया, सबसे पहला विरोध करने वाला उस दिन आर या पार होगा। एकदम खुला चैलेंज है, आर या पार की बात होगी कि वो किस सूरत पे इसने दिया है, किस यादव को देख करके उसने बोल दिया कि इसको होली मनाने नहीं दिया जा रहा है या ये करने नहीं दिया जा रहा है। किस यादव को देख करके बोला, उसको प्रूफ करना पड़ेगा और उसको पूरे मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि उसने गलत बयानबाजी की है। और अगर वो जिस दिन किशनगंज की धरती पर अगर आ गया तो ये गवाह मैं बता दे रहा हूँ आप लोग, आपके माध्यम से मैं आज बोल रहा हूँ, आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि सबसे पहला शख्स रहेगा दानिश इकबाल जो उसका खुला विरोध करेगा और उसको माफ़ी मांग के जाना पड़ेगा किशनगंज से। किशनगंज से माफ़ी मांग के जाना पड़ेगा मनीष कश्यप को, दानिश इकबाल जी कह रहे हैं अगर जिस दिन वो किशनगंज की धरती पर आ गया। दानिश इकबाल भाई, क्या लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, नफरत की बयानबाजी किया जा रहा है चारों तरफ से, एक तौर पर कहा जाए तो एक सिंडिकेट के तौर पर काम किया जा रहा है, इसका जो असर है क्या विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। पब्लिक भी देखिए, आज आवाम भी जो है ना, आवाम भी जाग चुका है और आवाम भी समझ रहा है कि मेरे हक में क्या सही है, मेरे हक में क्या गलत है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव जिस तरीके का इन लोगों ने प्रोपेगेंडा लगाया था और जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार तो नहीं हो पाया। तो आज मान लीजिए कि 40% लोग जाग गए हैं तो आने वाले कल में 70% भी लोग जागेंगे इंशाल्लाह। तो लोकसभा के चुनाव में ये तो साबित हो गया ना कि इनका बहुत सारा चीज़ जो असर है अब लोगों से ख़त्म हो रहा है। तो कोई भी एक असर होता है, दवाई का भी असर होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता है। तो इनका भी जो फैलाया हुआ झूठ का जो भ्रम है वो भी धीरे धीरे लोग के दिमाग से निकल रहा है। तो निकलते निकलते लोकसभा में आपको रिजल्ट दिख गया।
अभी जो बिहार का जो विधानसभा अभी जो होने जा रहा है उसमें आपको पूरा का पूरा रिजल्ट इंशाल्लाह दिखेगा। अभी जो ये बोल रहे हैं 200 पार, जो अभी नारा लगा रहे हैं ये लोग, अभी बिहार विधानसभा का जो लगा रहे हैं कि 200 पार 200 पार 200 पार, ये कितना में समटाएंगे ये खुद नहीं जान रहे हैं। क्योंकि इनके एक भी विधायक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनके जितने भी लगभग जो विधायक हैं सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं। डिस्ट्रक्टिव? हाँ, डिस्ट्रक्टिव माइंड मतलब कि खत्म, मतलब कि बिहार को विकसित नहीं करना है, बिहार को बर्बाद कर देना है, बिहार को आगे नहीं बढ़ाना है, बिहार को समेट देना है। तो यही है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग होते हैं कि हमें सिर्फ काम पे बात करनी है। हमारा काम क्या है, एक विधायक का काम जो होना चाहिए, एक विधायक अपना काम अगर पूरी ईमानदारी से करता है, पूरे शिष्टा से करता है और पूरे निस्वार्थ होकर के अगर करता है, तो मैं बता देता हूं कि उसके क्षेत्र, उसके शहर को जो है आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो वही चीज़ है कि ये लोग के जितने भी हैं लगभग सारे लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं। इन लोग का बस वही चीज़ है कि अपनी काम को मतलब अपनी काम चोरी को छुपाने के इसमें ये हिंदू मुसलमान को आगे लाते हैं ताकि हमारी नाकामयाबी जो है वो छुपे, इसके आड़ में वो चीज़ लेकर के वो आते हैं। तो ये चीज़ उनको समझना है और पब्लिक जान गई है, जाग चुकी है, समझ चुकी है और वो लोग अपने आँख से खुला देख रही है कि आखिर हो क्या रहा है। और ये कहते हैं, ये लालू यादव को गाली देते हैं, ये तेजस्वी यादव जी को गाली देते हैं, ये जो है हमारे जो है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी, उनको गाली देते हैं। तो इनकी मानसिकता तो दर्शाती है, इनकी मानसिकता साफ साफ दर्शाती है। नीतीश कुमार जी को जब पूछिएगा तो सीधे ये बोलेंगे 2005 से पहले क्या था जी, 2005 से पहले कुछ था? कुछ नहीं था। 2005 से पहले बिहार नहीं था, 2005 से पहले कभी चांद नहीं निकला, 2005 से पहले कभी सितारा नहीं निकला, 2005 से पहले कभी फ्लाईओवर नहीं था, 2005 से पहले कभी मार्केट नहीं था, रोड नहीं था, और तो और 2005 से पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था। अब उनके मानसिकता को क्या बोलिएगा, उनके मतलब वो बिहार, ये हमारे बिहार प्रदेश सूबे के मुखिया हैं, जब वो इस तरह का उलूल झुलूल बात बोल रहे हैं तो अब फिर अब आदमी क्या करे। इसका मतलब कि जब से नीतीश कुमार 2005 में जैसे पैदा हुए वैसे चांद निकल गया, वैसे सूरज निकल गया, वैसे बिहार बन गया, वैसे मार्केट बन गया, वैसे लोग कपड़ा पहनने लगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि वे बीमार है, उसको मानसिक रूप से बीमार है, वो रिटायर हो चुके हैं, उसको रिटायर कर देना चाहिए, अब राजनीति से मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। बीमार लोग सरकार को नहीं चला सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से बीमार है या फिर बीजेपी का असर है? अब देखिए उन पे क्या दबाव है, बेहतर तो वही जान। जिस तरह हम लोग देखते हुए आ रहे हैं बिहार विधानसभा के अंदर का जो नज़ारा है, नीतीश कुमार जी का जो कभी उंगली करते रहते हैं, कभी उड़े करते रहते हैं, मतलब जो भी अजीब टाइप का वो और इशारा, अजीब टाइप का इशारा, हाँ, और जिस तरह का वो बयान दे देते हैं, मुझे तो बोलने में शर्म आ रही है। मतलब वो होता क्या है कि दिमाग का तार कहीं ना कहीं छूट गया है। उनके मुंह की तरफ देखे थे एक बार, ऐसे उनके जो है दिमाग का तार छूट गया है और कहीं ना कहीं भाजपा का उनके ऊपर पूरा प्रेशर बन चुका है। वो इस सब चीज़ को हो सकता है कि हैंडल नहीं कर पा रहे हों और इसी कारण से जो है कहीं ना कहीं मानसिक जो उनका संतुलन है वो बिगड़ सा गया है। और सबसे दूसरी बात ये भी है कि आप देख रहे होंगे कि पहले तो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव की बात चल रही थी, लेकिन आज के दौर में भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर रहा है। कह रहा है चुनाव होगा, हम लोग नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो आला अधिकारी लोग मिलकर के तय करेंगे। तो इससे भी अब साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार जी को साइडलाइन करने की पूरी रणनीति बन चुकी है। और सबसे जो है पहल की बात ये भी है कि आने वाले टाइम में नीतीश कुमार जी तो दूर की बात है, एनडीए की सरकार भी नहीं बनेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो है जिस तरीके का जो लास्ट में जो बयान दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव समझ करके मुझे वोट दे दीजिए, तो एक तो उनकी ये बात भी झूठी साबित हो रही है कि अगर जब आप ये कह करके आए थे कि ये मेरे आखिरी चुनाव है तो फिर आप दोबारा क्यों वोट मांग रहे हैं, आप दोबारा क्यों आप चाह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ। इसका मतलब ये कि आपको कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो ये सब चीज़ पब्लिक भी देख रही है, समझ रही है और
इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि आने वाले वक्त में, चुनाव के वक्त में जवाब जनता नहीं देगी, बिहार की सारी जनता जवाब देगी। अब आना चाहेंगे थोड़ा अपना विधानसभा क्षेत्र है, आपका विधानसभा क्षेत्र जो जहाँ से आप अभी तैयारी कर रहे हैं एक तौर पर कहा जाए तो, और ये भी सुनने में आया है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि कोई बोल रहे हैं कि लड़ेंगे, कोई बोल रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, रही बात तैयारी की, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं अब भी बता देता हूँ कि मैं एक पद पे हूँ और वो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र में लोगों से मिलूँ जुलूँ, या अपने पंचायत में अपने जितने भी हमारे वार्ड के लोग हैं सबसे जा कर के मुखातिब हूँ, लोगों की बातें सुनूँ, समस्या सुनूँ, और जितना हो सके अपने हद से अगर हो सके तो सॉल्व हो सके, नहीं तो अपने आला अधिकारी तक ये सब बात पहुँचा सकूँ। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो देखिए चुनाव में किसको क्या करना है नहीं करना है वो हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व वही तय करते हैं। टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, फिलहाल तो अभी हम लोग गठबंधन में, मैं जैसे कि पहले भी आपको बोला, मैं अब भी बोल रहा हूँ, हम लोग गठबंधन में हैं, और गठबंधन में जिसको भी टिकट मिलेगा, जो भी चुनाव लड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल हम तमाम जितने भी कार्यकर्ता लोग होंगे तन मन धन से लगेंगे। वो तो ऊपर में जो बैठे हुए लोग हैं वही बता पाएंगे कि कौन चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। रही बात, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से देखा जाता है कि आप जिस तरह से अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, चाहे जब भी कोई मामला आता हो आम लोगों पर, तो बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेते हैं, तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि नहीं आप भी चुनाव लड़ेंगे, या फिर आप शुरू से ये खिदमत भाव है? नहीं, ये मेरा मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। मैं 2015 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, और मैं 2015 से ही मैं बता दे रहा हूँ कि मैं तब से ही सक्रिय राजनीति करता आया हुआ हूँ, और आने वाले वक्त में भी मैं करता रहूँगा। अभी 2-3 महीने से कुछ परेशानियों में मैं मुब्तला था, जिससे मैं जो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाया, लेकिन सोमवार या मंगल से इंशाल्लाह मैं अपना पूरा एक फिर से शेड्यूल बना रहा हूँ। वो जल्दी से पोस्ट भी हो जाएगा, लोग देख भी पाएंगे कि फिर से मेरा जो दौरा जो होगा वो बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से या तो मंगल से या तो सोमवार से वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि लोगों को जोड़ना है, लोगों को समझाना है, क्योंकि जिस तरह का भी राजनीति भाजपा कर रही है, लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाने का जो काम कर रही है, उस भ्रम को तोड़ना भी है। तो हम जितने भी आरजेडी के, कांग्रेस के, जितने भी हम लोग गठबंधन के लोग हैं, हम लोग सब मिल करके फील्ड पे अपना उतर करके अपने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे हम लोग सब काम करेंगे, और अपने पार्टी को, अपने नेता को मजबूत करेंगे, ताकि बिहार में हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, ताकि फिर से रोजगार की बहार आ सके। कुछ मुद्दे हैं जो बात करना चाहेंगे अपने, किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे अपने क्षेत्र में देख लीजिए, किशनगंज लोकसभा विधानसभा में, या फिर पूरे बिहार में, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हमारा मुद्दा साफ है और एक ही रहा है और एक जैसा ही रहा है। हमारा मुद्दा है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, कानून व्यवस्था पे, महिला के सम्मान पे। तो जब तक चलता हुआ आएगा यही मुद्दे पे काम होगा, यही मुद्दों पे चुनाव होगी, और यही मुद्दों पे वोट मांगी भी जाएगी। और सबसे एक जो हमारा ज़िला का जो खास तौर पे ज़िला का जो एक मुद्दा है, अहम मुद्दा यही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, और हर तरीके से एक आंदोलन के तहत में सारे जितने भी पार्टी के लोग यहाँ पर हैं, सिर्फ भाजपा के लोग को छोड़ करके बाकी सारे पार्टी के लोग ने इसमें अपनी सहसम्मति दिखाते हुए आंदोलन भी किया, जेल भी गए और केस भी चला। तो हमारे ज़िला का जो है सबसे पहला तो यही मांग होगा, अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोग सब मिल करके ये आवाज़ उठाने का काम करेंगे अपने हित से, और ताकि हमारे जो पार्टी के लोग होंगे, हमारे जो नेता होंगे, वो तक बात हमारी अच्छे से पहुंच सके, ताकि वो आगे हमारी बात को ले करके इस पर दमखम से अपनी बात रख सके, ताकि हमें इस ज़िला में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम का एक संस्था मिल सके। क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ बताया, मैं अभी बता रहा हूँ और इस चीज़ को स्पष्ट कर देता हूँ कि अलीगढ़
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलने से सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा और भ्रम फैलाने का काम जो भाजपा के लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम का जो यूनिवर्सिटी होगा तो सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हिंदुओं को भी उतना फ़ायदा होगा, सिख को भी फ़ायदा होगा, ईसाई को भी, मतलब हर जाति प्रांत के लोग को फ़ायदा होगा। सबसे पहला है कि एक शहर में इतना बड़ा अगर संस्थान खुलता है तो यहाँ पर इस शहर को डेवलप होने से भी जल्दी कोई रोक नहीं पाएगा। शिक्षा को लेकर के जिस तरह का जो है स्तर गिरा हुआ है इस ज़िले का, वो उठेगा। बाहर से लोग आएंगे तो हम लोग के बीच में और नए नए चीज़ों का एक मतलब सम्मेलन होगा। तो इससे आप समझ लीजिए कि एक चीज़ के ज़रिए कितने सारे चीज़ के रास्ते खुलने जा रहे हैं इस ज़िला में। तो हमें वो देखना होगा, हमें वो समझना होगा। और यही चीज़ नहीं चाह रहे हैं भाजपा के लोग कि ये ज़िला तरक्की करे, ये ज़िला विकसित हो, ताकि यहाँ पे सब लोग जो है जाहिल टाइप के लोग अपना मतलब जो ये लोग चाहते हैं कि जो है जाहिल लोग ही यहाँ पे ज़्यादा रहें, ताकि लोग समझ नहीं पाएँ और हम लोग इनको यूँ ही बेवकूफ़ बनाते चले जाएं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलने से आगे इतना मतलब विकास होगा इस ज़िले का, और मतलब लोगों के प्रति, और जितने भी यहाँ के बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, हर तरीके से एक तरह समझिए कि रास्ता खुलेगा, हर रास्ता खुलेगा। जो रास्ता बंद है आज के दौर में वो सारे के सारे रास्ते खुलेंगे। आज जैसे बहुत सारे जो फैमिली के जो हैं बच्चे चाहते हैं बाहर पढ़ना, लेकिन पैसे की तंगी से बहुत सारे ऐसी मजबूरी के तहत में जो वो नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपके ज़िला में एएमयू अगर खुलेगा तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? बच्चे यहीं रह के तैयारी करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का निकाल करके यहीं पे क्वालिफाई करके यहाँ पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे रास्ते हैं जो कि भाजपा इस चीज़ को नहीं होने देना चाहती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो इंशाल्लाह हम लोग सब लोग मिल कर के इस ज़िला के लिए हम लोग लगेंगे, एएमयू के लिए हम लोग लगेंगे। और मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि सारे दल के लोग एक साथ आएंगे, सिवाय भाजपा को छोड़ करके एएमयू के मुद्दे पर सभी दल एक साथ आएंगे। और देखा भी जाता है कि भाजपा को छोड़ करके जितने भी दल है सभी एएमयू को लेकर के स्थापना, एएमयू को सुचारू रूप से चालू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जहां भी जाने का होता है वो जाते हैं और मिल कर के आवेदन भी देते हैं, वो जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हैं। और देखने वाली बात होगी कब तक एएमयू का सपना यहाँ के लोगों का पूरा हो पाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जैसे कि दानिश भाई ने बताया कि हमारे इलाके में, या अपना इलाका देख लीजिए या फिर पूरे बिहार में देख लीजिए, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि अभी भी इन चीज़ों पर काम होना बहुत बाकी है। क्योंकि अभी भी करोड़ों लोग बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं और शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है, पूरे देश भर में सबसे निचले स्तर पर है। और बाकी स्वास्थ्य के मामले पर तो आप देख ही रहे होंगे, जब स्वास्थ्य अगर सीरियस पेशेंट होते हैं तो सरकारी अस्पताल में लोग नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है निस्बत प्राइवेट के। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में, दानिश इकबाल भाई के बीच और मेरे बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। और आपका राय अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी का अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, सोच होती है। तो आप भी अपना सोच को अपना व्यक्त कर सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं सभी तरीके से। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।